उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल में हल्की बारिश की संभावना जताई है और कई क्षेत्रों में बारिश के साथ धूल भरी आंधी चलने के संकेत दिए हैं। वहीं अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की आशंका है। ऋषिकेश स्थित गंगा नदी में दोस्तों के साथ घूमने आए दिल्ली के 2 पर्यटक नदी के तेज बहाव में बह गए। मुनिकीरेती पुलिस ने मौके पर एसडीआरएफ को सूचना दी, जिसके बाद दोनों युवकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल बहने वाले युवकों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि दिल्ली से 5 युवक ऋषिकेश घूमने आए थे। गंगा किनारे नहाने गए युवकों में से 2 युवक तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। मसूरी में मजदूर संघ ने मसूरी बेकरी हिल एमडीडीए पार्किंग को लेकर दिए जा रहे धरने को स्थगित कर दिया है। मसूरी मजदूर संघ मसूरी बेकरी हिल एमडीडीए पार्किंग को पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के षड्यंत्र के तहत अपने खास लोगों के नाम पर किए जाने का लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम मसूरी अनामिका ने मजदूर संघ के पदाधिकारियों से वार्ता कर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। सोमवार को दोनों पक्षों को पालिका में बुलाकर पार्किंग से संबंधित कागजात जमा कर अपनी बात रखने को कहा गया, जिससे नियमों के अनुसार निर्णय लिया जा सके। मसूरी मजदूर संघ के महामंत्री संजय टमटा ने कहा कि एसडीएम के आश्वासन के बाद मजदूर संघ ने धरने को स्थगित कर दिया है, लेकिन उनको अभी भी अधिशासी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर संदेह है। उन्होंने कहा कि अगर मजदूर संघ की मांग को लेकर एसडीएम मसूरी द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो न्यायालय की शरण ली जाएगी। उनको यही समझाया गया कि जो भी कार्रवाई की जाएगी विधिवत की जाएगी और इनके पक्षों को सुना जाएगा। 2 पक्ष हैं इसमें, एक पक्ष आज आया था और दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया है, तो इन पक्षों को सुना जाएगा और इसमें विधिवत जो भी कार्रवाई होगी। देखिए, आज जो है एसडीएम महोदय ने हमको यहाँ पे बुलाया है, उनसे वार्ता हुई है, पर मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से ईओ साहब का जो रवैया है वो अभी भी जो है मजदूरों के तरफ नहीं है। आज भी वो जो है गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हमने एसडीएम महोदय को अपने कागज़ दिखाए हैं, एसडीएम महोदय ने हमारे कागज़ चेक करे हैं, जिसमें कि उन्होंने हमको सोमवार को समय दे रखा है और ईओ साहब के साथ जो है हम वो अपनी जो हमारी रसीदें हैं उनको भी दिखाएंगे, जो हमारा बॉन्ड है उसको भी दिखाएंगे, जो हमारे साथ समझौता। देहरादून में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने 3 अहम विषयों पर चर्चा की, जिनमें पहले वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट ने सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उप समिति बनाने के लिए अधिकृत किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को वर्क चार्ज कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कैबिनेट नोट के साथ प्रस्तुत होने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 4 धाम यात्रा फिर से अपने स्वरूप पर लौट रही है, इसीलिए यात्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इस कैबिनेट बैठक में मंथन किया गया। साथ ही 16वें फाइनेंस कमीशन के उत्तराखंड में होने वाले दौरे को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। वेतन का मामला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी का गठन करना है कैबिनेट की, और उसके बाद जो होगा उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2001 से मामला चल रहा है, जिसमें कर्मियों को कई माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेसिक पे देने की बात कही थी, वो हम उन लोगों को दे रहे हैं, तो उसी पे लेकर के जो 24 तारीख है उसको लेकर भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सख्त लहजे को एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने उत्तराखंड में दंगाइयों के बढ़ रहे आतंक को लेकर कहा कि राज्य में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति से प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा या किसी रूप में प्रदेश और निजी संपत्ति को दंगे के रूप में नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी, जिसके कारण जल्द प्रदेश में कानून लागू किया जाएगा।
राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगारोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर। उत्तराखंड के काशीपुर जिले के रामनगर शहर में सरकारी अस्पताल महिला नर्स के बदसलूकी का वहां पर मामला सामने आया है, जहां आईआरबी के अभ्यर्थी ने अस्पताल में 2-3 महिला स्टाफ के साथ मारपीट की। इसके साथ ही उनके बाल खींचकर थप्पड़ जड़ते हुए कपड़े फाड़े। घटना के बाद जहां एक और अस्पताल में भगदड़ मच गई, तो वहीं महिला स्टाफ भी घटना को लेकर काफी डरी सहमी हुई है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम अपर्णा सोलंकी है। मैं यहाँ नर्सिंग इंचार्ज हूँ आईसीयू में। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ अनाउंसमेंट हुआ था ना, एक पेशेंट सिक हो रहा था, तो उसको देखने के लिए आए थे। तभी थोड़ी देर में ये आईआरबी की तैयारी कर रहे हैं कुछ लड़के, वो आए यहाँ स्ट्रेचर पे और ऐसे हल्ला करने लगे और एक सबको मारने लग गए, चीज़ें फेंकने लग गए। तब तक वो अंदर आए, अंदर सबसे पहले इनको मारा, इनको हटाया, ऐसे इनके गला दबा दिया और इनके चोट मारने लग गए। फिर तब तक सब बच के भागने लगे। अंदर आए, अंदर आके मैं बची, दरवाज़ा बंद किया अंदर से, तो दरवाजे को खोला और अंदर आके और गला दबा दिया और ये बाल खींचे और मतलब ऐसे बदतमीजी भी करने लगे, थप्पड़ भी मारा गाल पे। हमारे यहाँ पे भी हॉस्पिटल में जैसे कोई सीरियस पेशेंट आया था, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कोड ब्लू अनाउंस हुआ था, तो वो हम अनाउंसमेंट सुन के हम तुरंत अपने इमरजेंसी वार्ड में आए। हम इमरजेंसी वार्ड में हम देख रहे थे, पेशेंट को देख रहे थे कंडीशन क्या है उसकी। तो उतने में ही एक आईआरबी का कोई जवान था, वो हमारे स्ट्रेचर पे आया। स्ट्रेचर पे आने के बाद उसने मतलब वो हाइपर हो रहा था बहुत, तो हम लोग देख रहे थे, हम समझ पाते, हम अपनी सिक्योरिटी कर पाते। उतने में ही उसने आते ही पहले हमारी जो बाहर पे दीदी थी इनको मारा और आते ही फिर सबसे पहले उसने मुझे धक्का दिया। तो मैं जैसे टर्न कर रही थी, उतने में मेरी स्टाफ थी अपर्णा, वो अपनी सेफ्टी के लिए अंदर जा रही थी। उसने सोचा कि हम लॉक लगा लूंगी अपने को, तो वो उसने उसको धक्का दिया। पहले तो उसको दरवाजे से लगी, उसके बाद उसने उसको थप्पड़ मारा और उसके बाल भी खींचे। फिर ये अपर्णा जैसे हम लोगों ने जैसे हमें पता चला कि ये अंदर है, तो मैंने अपने साथ वालों से बोला कि हमारी एक स्टाफ अंदर है, तो सारे स्टाफ ने उसको बचाया। गोलापुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को लेकर डीएम नैनीताल ने एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी को सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देशों में डीएम ने जल्द से जल्द गोलापुल को सबसे पहले रिस्टोर करने को कहा। डीएम ने सिंचाई, एनएचएआई, फॉरेस्ट, खेल विभाग और रेलवे विभाग आपस में समन्वय स्थापित करने के बाद दीर्घकालिक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। दीर्घकालिक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए 12 सदस्य समिति का गठन किया गया, जिसमें एडीएम, 2 डीएफओ, रेलवे, एनएचएआई, भूवैज्ञानिक और खान विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति पूरे क्षेत्र का ड्रोन और वीडियोग्राफी, सैटेलाइट सर्वे कराए जाने वाले कामों की गुणवत्ता, बाढ़, भूकटान जैसी समस्या और नदी का चैनलाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण 15 बिंदुओं पर अपनी आख्या तैयार करेगी और 15 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट डीएम नैनीताल को प्रस्तुत करेगी। को और पुल को जो है रिस्टोर करवाना है। जो अप्रोच रोड है उसकी मरम्मत का काम, उसके आसपास जो पानी लगातार हिट करके कटान कर रहा है उसको डाइवर्ट करने का काम, वो हमने जैसे ही पानी नीचे उतरा था पोकलैंड लगाकर शुरू करवा दिया था। अभी जो प्रोटेक्शन वर्क है वो भी शुरू हो जाएगा। हमने विभाग को ये निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इसको लाइट व्हीकल्स के लिए खोलने का प्रयास करेंगे। बाकी जो रेस्टोरेशन वर्क है या मरम्मत का काम है दीर्घकालिक वो चलता रहेगा। इसके अलावा भविष्य में भी इन विभागों के समन्वय से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए एक कमेटी हम लोगों ने बनाई हुई है, जिसमें उत्तराखंड लगातार दुग्ध उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। वहीं सरकार भी इस क्षेत्र में विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बोगुणा ने बताया कि 2021-22 जब उन्होंने दुग्ध मंत्रालय संभाला था, उस समय राज्य में आंचल दूध को लेकर काफी शिकायतें थी। राज्य में दूध संघ नुकसान में था, लेकिन अभी के समय दुग्ध संघ आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में 2,60,000 लीटर दूध का लिमिट टच किया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनके समय में दूध की कीमत 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई गई है। अभी के समय में आंचल कई प्रोडक्ट्स बना रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
जोड़ने की हमने कोशिश करी है। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि हमने 2,60,000 लीटर का एक जो लिमिट है उसको टच करी है। हम एवरेजन उत्तराखंड में आज तक जब से उत्तराखंड बना है हम 2,05,000 6,000 लीटर के ऊपर हमने कभी प्रोक्योरमेंट नहीं करी थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम 2,60,000 लीटर पहुंचे हैं। उसके काफ़ी रीजंस रहे, क्योंकि आंचल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुधरी है। हमारे कोई भी दुख संघ आज ऐसा नहीं है जो 9 एग्जिस्टिंग दुख संघ हमारे हैं। पहले हमारे गढ़वाल के सारे दुख संघ नुकसान में थे, हमारे कुमाऊं के कुछ दुख संघ फायदे में थे, कुछ नुकसान में थे, पिथौरागढ़ नुकसान में था। आज कोई भी ऐसा दुख संघ नहीं है उत्तराखंड में जो नुकसान में हो। हमारा दूध का रेट हमने 8 से 11 रुपए की वृद्धि करी है प्रोक्योरमेंट की, जिससे कि किसानों का विश्वास। पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। ठांगर गांव में गुलदार ने एक 7 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल बच्चे को आनन फानन में उपचार के लिए हंस फाउंडेशन चमोली सैन सतपुरी लाया गया, जहां उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। गांव के पूर्व प्रधान सुबोध नेगी ने बताया कि घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने के साथ ही क्षेत्र में दहशत से निजात दिलाने के लिए वन विभाग की टीम से मांग की है। साथ ही वन महकमे से क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने की मांग रखी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने वन विभाग को लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हमारा बच्चा बड़ी इस तरह की घटना बड़ी दुखद है, और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि भाई जो अब इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं ऐसी नहीं हो, वन विभाग थोड़ा सा इसमें ध्यान दे। और मेरी डीएम साहब से वार्ता हुई है, डीएम साहब ने तुरंत उस बच्चे को हमने एम्स भिजवाया और एम्स में एडमिट कर दिया। उसका एक्सरे हो गए हैं। अभी मेरी आधे घंटे पहले बात हुई है बच्चे के फादर से, बच्चे को एडमिट कर दिया है, बच्चे के एक्सरे हो गए हैं, बच्चे को ट्रीटमेंट चल रहा है। और मैं डीएम साहब को तुरंत उन्होंने इस घटना पर पूरी तुरंत कार्रवाई करी, और मैं आगे जो भी मेरे से उस परिवार को चाहिए होगा तो एकदम से उन्होंने बाद में जो है उस पर हमला कर दिया। बाकी आपने देखा होगा उसके सर पे बहुत सारी चोटें आई है। तो मैं वन विभाग से सर्वप्रथम तो मांग करना चाहूँगा कि एक गरीब परिवार है, उनका मुआवजा और तुरंत उसको बाघ को पिंजरा लगा के और पकड़े। जैसे कि आपने सुन ही रहे होंगे कि स्कूल के लिए वो लोग जो है स्कूल के बच्चे जाने के लिए मना कर रहे हैं कि कल से, और डर लग रहा है क्योंकि सामने पे स्कूल है, उनकी सामने पे स्कूल है, तो वो लोग डर रहे हैं। एक माहौल बना हुआ कि भाई कहीं पकड़ने दोबारा न कर दे ये। तो जो है मैं वन विभाग की टीम से कहना चाहूँगा कि तुरंत पिंजरा लगाया उसे पकड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा जिला उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य कन्हैया कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार लंबे समय से कैंसर की गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रहे थे, जिसके चलते बीते दिनों उनकी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। हमारे परिवार से बहुत वर्षों से जुड़े रहे हैं, और हमारे चाचा जी उनके काफ़ी नज़दीकी, उनके काफ़ी करीबी थे और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे। धामी जी ने कहा कि इस परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। जब भी कोई आवश्यकता होगी मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। उन्होंने काफ़ी ढाढ़स बताया। उन्होंने कहा कि ये परिवार मेरा अपना परिवार है और मैं हमेशा इस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आवश्यकता होगी, आप लोग मुझे कभी भी निसंकोच बताइएगा और मैं हमेशा आपके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। देहरादून में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में पीआरडी जवानों के रजिस्ट्रेशन एवं प्रोत्साहन राशि संबंधी और युवक एवं महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के संबंध में चर्चा की गई। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों के लिए नई घोषणा की है, जिनमें से अधिकांश घोषणाओं के शासनादेश सितंबर माह में निकाला है, जिसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान 50 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का भी आदेश हुआ है। पोर्टल के माध्यम से पीआरडी जवानों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें पीआरडी जवानों को पोर्टल में पंजीकृत कर उनके दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए दिए गए समय को 20 अगस्त से बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिसमें एक योजना जो है नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल स्वावलंबन योजना है, जिसमें 1,10,000 से लेकर 4 लाख तक की जो है वह प्रस्ताव जो है वो जिले स्तर पर हमारे युवा कल्याण अधिकारी, और जिसमें हमारे जिलाधिकारी उस एक कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते हैं, तो उनके माध्यम से उन प्रस्तावों को लेना और स्वीकृति करना, इसकी भी एक बार समीक्षा कर ली जाए और भविष्य में हमें इसकी ज़रूरत आगे धन बढ़ाने की है तो धन बढ़ाने का कार्य किया जाए। और आज के समय के हिसाब से जो प्रासंगिक ज़रूरत महिला मंगल दल को है अथवा हमारे नवयुवक मंगल दल को हो, उन प्रस्तावों पर आगे हम लोग काम करें। इसके लिए भी जो है भविष्य में एक बैठक आउट करने के निर्देश जो है वो दिए हैं, ताकि मैं और हमारा विभाग ठीक प्रकार से महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल की भावनाओं को जानते हुए आगे के उसके कार्य स्वरूप को हम तैयार कर सकें। श्रीनगर पुलिस को धोखाधड़ी मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप कुमार को मंगलोर से गिरफ्तार किया है। दरअसल मामले को लेकर वादी तेजपाल सिंह ने कोतवाली श्रीनगर में 5 लोगों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था, जिसमें फर्जी चिटफंड कंपनी के नाम पर 5 लोगों से ठगी का आरोप लगाया। पत्र में प्रदीप कुमार, ब्रजमोहन, कुलदीप कुमार, गोविंद प्रसाद, मनोज सिंह को आरोपी बनाया गया। पुलिस की टीम के द्वारा 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति चिटफंड कंपनी का एक मुख्य संचालक था, जो कि काफ़ी समय से लोगों को प्रलोभन देते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। इनके द्वारा एक फर्जी चिटफंड कंपनी चलाई जा रही थी और कई लोगों से इन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लिए, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसमें 3 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था और जो इसका मुख्य संचालक है वो पिछले 9 माह से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज हमारी टीम्स ने इसको गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है। पर्यटन विभाग ने वर्ष की दूसरे चरण की राफ्टिंग की पूरी तैयारी को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि मानसून के दस्तक के बाद गंगा के कोडियाला मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में जुलाई-अगस्त के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से राफ्टिंग पर रोक रहती है। सितंबर में गंगा के जलस्तर में राफ्टिंग के अनुकूल आने पर ही दोबारा संचालन शुरू किया जाता है, लेकिन अत्यधिक जलस्तर बड़े होने के कारण इस बार दूसरे चरण की राफ्टिंग 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। राहुल गांधी कभी कभी अपनी सभी सीमाएं पार कर देते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ओबीसी वर्ग के साथ ही सनातन धर्म का भी अपमान किया है, जिससे साफ झलकता है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी के ऐसे बयानों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार आई, किसी और की भी सरकार आती, तो उस सरकार में एकदम से सारा प्रशासन जो है प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर तो नहीं आ जाता। जब किसी की मानसिकता खराब है, वो मानसिकता खराब के तहत कार्य कर रहा है, अगर सरकार के द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, सरकार उसको गंभीरता से नहीं ली जा रही है, तब तो चिंता का विषय है, तब तो उसको आप बढ़ावा बोलेंगे। पर मेरी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है, प्रत्येक मुद्दे पर चिंता कर रही है और नियमों में अगर आवश्यकता पड़ रही है तो वो परिवर्तन भी। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन में फ्लैट बेचने के नाम पर सेना के जवान से 14 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी करने वाली महिला को पुलिस और एसओजी की टीम ने वृंदावन से गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला को पुलिस ने कोर्ट में पेश होने के लिए पेश किया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार महिला का नाम पुष्पलता शर्मा है। महिला ने सेना के जवान से फ्लैट बेचने के नाम पर 14 लाख रुपए की रकम एडवांस में ली, बाद में फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया। फ्लैट नहीं मिलने पर सेना के जवान को आरोपित महिला ने रकम भी वापस नहीं लौटाई। फ्लैट बेचने के बाद महिला तपोवन छोड़कर चली गई।
प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा में सदस्यता अभियान को लेकर जद्दोजहद जारी है। 47 विधायकों में से अभी तक कोई भी 10,000 सदस्य बनाने के लक्ष्य को छू भी नहीं पाया है। केवल पार्टी के 3 विधायक ही 5,000 सदस्य की संख्या का आंकड़ा पार कर पाए हैं। हालांकि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सदस्यता अभियान अक्टूबर माह तक चलना है, इसीलिए सभी विधायक अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं, कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हमारे कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव में हैं। यहां से 4 या 5 तारीख को सभी लोग वापस लौटेंगे, तो धीरे धीरे विधायकों का आंकड़ा भी जितना उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेंगे। और कहीं कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहां भी हमने मैनुअल फॉर्म बनाने का काम भी किया है। वो जो मैनुअल फॉर्म भरे गए हैं उनको हम कार्यालय पर आकर के ऑनलाइन उनको सबमिट करने का काम कर रहे हैं। तो इससे भी विधायकों का जो लक्ष्य है वो काफी आगे बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने उधम सिंह नगर के दौरे पर गुरुद्वारा साहिब नानक मत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि बचपन से ही मेरा गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब के प्रति लगाव है। यहां मेरी विशेष श्रद्धा और गुरु नानक देव जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। साथ ही मुख्यमंत्री ने डेरा कर सेवा में पहुंचकर बाबा तरसेम सिंह को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये आस्था श्रद्धा का केंद्र है और मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ। जब भी मुझे अवसर मिलता है और जब भी गुरु घर की कृपा होती है, क्योंकि बिना कृपा के कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता। जब भी गुरु घर का बुलावा होता है तब यहाँ पहुँचते हैं। मैं भी यहाँ आता हूँ तो हमेशा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राज्य में सुख शांति रहे, राज्य हमारा आगे बढ़े, हर दृष्टि से सभी खुशहाल हों। 21वीं सदी का हमारा एक तीसरा दशक, उत्तराखंड का दशक हो, हर दशक इन 10 सालों में उत्तराखंड हर क्षेत्र में प्रगति करे, हर प्रकार से समृद्ध हो, यही गुरु घर से अरदास है। हरिद्वार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम अजयवीर सिंह ने बहादुराबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इस दौरान अस्पताल पर ताला लगा हुआ था और इमरजेंसी डॉक्टर सहित कई स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से नदारद थे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहद लचर मिली। केवल एक जूनियर नर्स के सहारे रात की स्वास्थ्य सेवाएं चलती नजर आई। जब एसडीएम ने डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों से संपर्क किया तो कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला, जिसके बाद एसडीएम का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। रात को 11:50 पे औचक निरीक्षण करा गया था। मौके पर वहाँ पे दुर्भाग्यवश चैनल बंद मिला था जिसमें ताला लगा हुआ था। वहाँ पे पीआरटी जवान थे सोनू नाम से, और जब वहाँ पे पूछताछ करी तो एक नर्स स्टाफ मिली थी ममता सैनी जी के नाम से। ये लोग रात्रि ड्यूटी पे थे। चच्चा बच्चा केंद्र जो परिसर के अंदर ही है वहाँ पे ड्यूटी पे थे, लेकिन जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के ना वहाँ पे वार्ड बॉय मिले, ना वहाँ पे कोई चिकित्सक ऑन कॉल मिले, जो कि इमरजेंसी की स्थिति में होने चाहिए। जो सामान्य समय रहता है वो सुबह 8 से 2 बजे का रहता है। उसके बाद इमरजेंसी की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी होनी चाहिए। देहरादून के रायपुर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2018 में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश और आयरलैंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। साथ ही इस स्टेडियम पर एक बार लीजेंड क्रिकेट लीग का भी आयोजन किया जा चुका है, जिसमें सचिन तेंदुलकर समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल चुके हैं। लेकिन मौजूदा समय में स्टेडियम खस्ता हाल है। यह स्टेडियम सरकार की ही अधीन है। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है, इसीलिए सरकार अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अपने अधीन ही रखना चाहती है और इसके बाद कोशिश की जाएगी कि स्टेडियम को आईपीएल की भी मेजबानी मिले। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।